अच्छा, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा था ऊतक, प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में बता दिया था क्या इसमें कि विभाजोतक, जो विभाजोतकी होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू जिनमें लगातार विभाजन होता है, उनको उत्पत्ति और स्थान, ओरिजिन और पोजीशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, अलग अलग क्लासिफाई किया गया। और इसी के बाद परमानेंट टिश्यू, जो स्थायी ऊतक होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जिनमें कि विभाजन की प्रक्रिया कोशिकाओं में नहीं होती, विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है, उन्हें हम परमानेंट या स्थायी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। सबसे पहले सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू, इसे मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं या यांत्रिकी ऊतक भी कहते हैं। यांत्रिकी ऊतकों या सरल ऊतकों को तीन भागों में बांटा गया है: पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक, कोलेन्काइमा या स्थूल कोण ऊतक, और स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक। तीन भाग किए गए। जो पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है ना। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है, लिविंग कंडीशन में होती है। और इनमें क्या होता है? कोशिकाएं जो बनाए गए स्ट्रक्चर, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान भी है, इंटरसेलुलर स्पेस बना हुआ है ना। अंतरा कोशिकीय स्थान होता है कोशिकाओं के बीच, और ये कोशिकाएं जीवित होती है। और इनके बीच बीच में जो स्थान है, वो चैम्बर जब बड़े हो जाते हैं तो वायु कोश बन जाते हैं, एयर चैम्बर बन जाते हैं, तब इन्हें हम एरेन्काइमा या वायुतक कहते हैं। और जब इसमें हरित लवक हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, उपस्थित होता है, तब इन्हीं पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं या हरित ऊतक कहते हैं। तो पैरेन्काइमा को ही हम वायुतक या एरेन्काइमा भी कहते हैं, और पैरेन्काइमा को ही क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक भी कहते हैं। कब? जब इसमें बीच बीच में चाहे एयर चैम्बर या वायु कोश बड़े बड़े हों, तब इन्हें एरेन्काइमा या वायुतक कहते हैं। और जब इसमें हरित लवक होगा, क्लोरोप्लास्ट, तब इन्हें क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक भी कहते हैं। और ये पौधों के सभी भागों में पाए जाते हैं, जीवित कंडीशन में होते हैं, सभी प्रकार के पौधों में सभी भागों में प्रारंभ में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा होता है कोलेन्काइमा या स्थूल कोण ऊतक। इनकी कोशिकाएं भी जीवित होती है, लेकिन इनकी कोशिकाओं के बीच में जो अंतरा कोशिकीय स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो नहीं होता इसमें, स्थूल कोण ऊतक। पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती, सेलवाल होती, केवल सेलुलोज की बनी होती, जबकि कोलेन्काइमा में, स्थूल कोण ऊतक में, जो कोशिका भित्ति होती, सेलवाल होती, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज तो सभी प्लांट में सेल में होता है, जितने भी प्लांट होते हैं सभी पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज होता है, लेकिन कोलेन्काइमा में सेलुलोज के साथ साथ कोशिका भित्ति जो सेलवाल होती है, उसमें पैक्टिन भी होता है, और पैक्टिन के कारण इनमें शक्ति होती है, मजबूती होती है, हार्डनेस होती है, जिससे पौधे को यांत्रिकी शक्ति मिलती है। तो कोलेन्काइमा या स्थूल कोण ऊतक में कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसी के बाद स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक। अब दृढ़ ऊतक में क्या होता है? दृढ़ माने बहुत ही मजबूत। दृढ़ ऊतक में क्या होता है? दृढ़ ऊतक दो भागों में बांटा गया, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स और स्टोन सेल्स, है ना। दृढ़ ऊतक तंतु और स्टोन सेल्स, दो भाग। दृढ़ ऊतक तंतु ये फाइबर के रूप में होती है, जैसे नारियल की जटाएं होती है ना, उसी तरह से ये फाइबर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स है। और स्टोन सेल्स बहुत हार्ड होती हैं, जैसे नारियल का क्या होता है? एंडोकार्प होता है, फल का बाहरी चिकला पतला, बीच में जटाएं, और एंडोकार्प बहुत हार्ड होता है जिसको हम तोड़ते हैं, तो वो उसमें क्या होती है? स्टोन सेल्स होती है। और उसकी जो कॉयर होती है नारियल की, वो सब स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होती है। और इसके अलावा सन, सनई आदि में भी ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स होती है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, डेड होती है,
इनकी कोशिकाएं मृत या डेड होती है। और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है, लिग्निन होता है। जितनी भी प्लांट सेल होती है उनकी कोशिका भित्ति या सेलुलोज सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इसके साथ साथ और कौन सा पदार्थ होता है ये आपको ध्यान देना। पैरेन्काइमा में केवल सेलुलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा में सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन का जमा होता है सेल वॉल पर, जिसके कारण इसमें हार्डनेस होती है। और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक में कोशिका भित्ति सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन का जमा होता है। और लिग्निन के कारण ये बहुत कठोर होती है और इससे पौधे को यांत्रिकी शक्ति, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल पावर बहुत ज्यादा मिलता है स्क्लेरेन्काइमा। तो इनकी कोशिकाओं भित्ति पर लिग्निन का जमा होता है। ये पदार्थों का नाम याद रखेंगे। और इसके पश्चात आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक क्या होता है? जटिल ऊतक या इसके द्वारा क्या होता है, भोजन और जल का संवहन होता है, स्थानांतरण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू। इनके दो भाग किए गए, जाइलम और फ्लोएम। इसको हिंदी में भी आप जाइलम और फ्लोएम ही लिखेंगे। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन होता है। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स और वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इनको वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक हिंदी में कहेंगे। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक, ये 4 भाग होते हैं। मुख्य रूप से इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं, ये नलिका के रूप में होती हैं और इनके द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। जड़ें जो होती है जल खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, तो ये जाइलम के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचते हैं। तो जाइलम के कौन से 2 मुख्य ऊतक, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है ना। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये मुख्य रूप से होती है। फाइबर्स ये तो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं और पैरेन्काइमा ये क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं, लेकिन इनके साथ पानी के संवहन में सहायता भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जाइलम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें जो है फ्लोएम। तो फ्लोएम कैसा होता है? फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसको सीव ट्यूब्स को कहते हैं चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल्स या सखी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 4 होते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदूतक। अब इसमें जो चालनी नलिकाएं और सखी कोशिकाएं होती है, ये मुख्य रूप से भोजन के संवहन में सहायता करती है और यही भोजन का संवहन भी करती है। और इनकी संरचना जैसे बनाई, चालनी नलिकाएं ये नली टाइप की होती है और ये यहाँ पर चालनी पट्टिका है, ये चालनी पट्टिका, ये चालनी नलिका है। और साइड में ये एक बड़ी कोशिका बनी जिसके अंदर मैंने केंद्रक बनाया है, ये केंद्रक बना हुआ है। ये क्या है, कंपेनियन सेल्स या सब कोशिका है। जो चालनी नलिकाएं होती इनमें केंद्रक नहीं होता है और बिना केंद्रक के कार्रवाई कैसे होगी? केंद्रक सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, जो कंपेनियन सेल्स होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वही चालनी नलिकाओं को, सीव ट्यूब्स को भोजन के संवहन में सहायता करता है। उसकी सारी क्रियाओं का नियंत्रण कंपेनियन सेल या सखी कोशिका, इसको कंपेनियन सेल्स या सब कोशिका, ये इसको हम कहते हैं हेल्पिंग सेल्स, क्योंकि कंपेनियन सेल्स ही सीव ट्यूब्स को हेल्प करती है भोजन के संवहन के लिए, उसके स्थानांतरण के लिए। तो इस प्रकार से ये, और फ्लोएम फाइबर्स ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भोजन का संग्रह करती है, लेकिन साथ ही भोजन के संवहन में भी सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये फ्लोएम होते हैं। और इसके बाद स्पेशल या विशिष्ट ऊतक।
या इन्हें विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण होता है, इन्हें सिक्रेटरी या स्रावी ऊतक भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लेटिफेरस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। लेटिफेरस या इनको कहते हैं रबर छीरी ऊतक, रबर छीरी ऊतक, और ग्लैंडुलर टिश्यू इनको कहते हैं ग्रंथिल ऊतक, है ना, ग्रंथिल कोशिका। अब जो रबर छीरी ऊतक है, जैसे मैंने बताया रबर छीरी ऊतक ये सफेद रंग का पदार्थ बनता है, जैसे कटहल में, कनेर में, बरगद में, है ना, तो ये सफेद रंग का, तो ये लेटिफेरस टिश्यू है। और इनमें दो प्रकार की होती है, वेसल और सेल्स। तो लेटिफेरस टिश्यू कहीं कहीं कोशिकाएं होती है और किसी किसी में वेसल्स या नलिकाएं होती। तो ये कोशिकाएं भी होती और नलिकाएं भी होती, दो प्रकार की होती। और इसी प्रकार से ये ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्रंथिल ऊतक, इनमें विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण होता है। जैसे मैंने संतरे के छिलके का उदाहरण बताया था, तो उसमें विशेष प्रकार के पदार्थ, सुगंधित तेल, बहुत तेज पदार्थ जो होता है वो स्रावित होता है। तो इस प्रकार से ऊतकों को ये निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के, विभाज्योतिकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतिकी ऊतक के दो भाग किए थे, दो प्रकार से उसको क्लासिफाई किया था। उत्पत्ति के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी, पोजीशन के आधार पर एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और जो एपिकल है या प्राइमरी है उसके तीन भाग किए थे, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरूम। इनके द्वारा क्रमशः त्वचा, वल्कुट और जाइलम फ्लोएम का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के हम लोगों ने कितने भाग कर लिए, इसमें परमानेंट टिश्यू में सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक, तीन भाग किए। सरल ऊतक जो होते हैं सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एयर चैम्बर्स होते हैं, यदि एयर चैम्बर बड़े हो गए तो उसे वायु ऊतक या एरेन्काइमा भी कहते हैं। उसमें हरित लवक हो गया तो इसे क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक भी कहते हैं। जीवित कोशिकाएं होती, कोलेनकाइमा का भी जीवित कोशिकाएं होती, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और इनकी कोशिकावृत्ति या जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतःकोशिकीय स्थान होता है, वो सेलुलोज और पेक्टिन से भर जाता है। इसी प्रकार दृढ़ ऊतक जो होता है, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और बहुत ही दृढ़ होती, बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग होती हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स और स्टोन सेल। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो होते हैं तंतु होते हैं, जैसे नारियल की जटाएं होती है। स्टोन सेल्स बहुत ही हार्ड पत्थर की तरह होती है, जैसे नारियल का एंडोकार्प तोड़ते हैं तब उसमें नारियल का बीज निकलता है, तो उसमें होती है। अमरूद के बीजों में भी ये स्टोन सेल्स होती है। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन का जमा होता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतकों को संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जल और खनिज लवण भोजन का संवहन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम चार प्रकार के होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदूतक, इनके द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा चार प्रकार की, चांदनी नलिकाएं, सबकोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, या सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल ये भोजन का संवहन करती है, और यही फ्लोएम की मुख्य कोशिकाएं भी होती हैं। और इसी के पश्चात इसमें आता है कौन सा, स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक। ये दो प्रकार की होती है, रबर छीरी ऊतक और ग्रंथिल ऊतक, या लेटिफेरस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। रबर छीरी ऊतक, इसमें सफेद रंग का पदार्थ स्रावित होता है, इन्हीं को रबर छीरी। ये दो प्रकार की होती है, वेसल्स और सेल्स, वाहिनिकाएं, नलियां और कोशिकाएं, इनमें सफेद रंग का पदार्थ स्रावित होता है। और ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक, इसमें विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण होता है। तो इस प्रकार से ये ऊतक जो टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें लास्ट टर्म पर हम लोगों ने थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या विभाज्योतिकी ऊतक का। और आज हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू जो स्थायी ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है वो संरचना भी पढ़ ली, और ये क्या कार्य करते हैं वो मैंने बता दिया।
जैसे जाइलम जलरखड़ी का सम्मान करता है, फ्लोएम भोजन का सम्मान करता है, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा और स्टेनकाइमा ये क्या करते हैं, ये पौधे को यांत्रिकी शक्ति मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, और इन्हीं ऊतकों के द्वारा पौधा आंधी तूफान में स्थायी रूप से बना रहता है, दृढ़ बना रहता है। तो इस प्रकार से ये ऊतकों का वर्णन। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर, इसी के आगे आज हम लोगों ने टिश्यू पढ़ दिया, और अगले टर्न पर, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। और टिश्यू सिस्टम के बाद जड़ और तने पत्ती की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से समझ करके और इसको नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट टर्न पर टिश्यू सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे।